Hello everyone, welcome to चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू वीकली करंट अफेयर सीरीज ऑफ CBL। आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स ऑफ सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुवरी, दैट इज 8th ऑफ फेब्रुवरी टू 15th ऑफ फेब्रुवरी। तो जो भी करंट अफेयर्स न्यूज़ में रहे होंगे, ज्योग्राफी के रिगार्डिंग, पॉलिटी के रिगार्डिंग, इंटरनेशनल रिलेशंस के रिगार्डिंग, उन सबको हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही डीप में ना जाते हुए। तो शुरू करते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स। फर्स्ट टॉपिक है हमारा पॉसिबल लैंडिंग साइट्स फॉर चंद्रयान 3। हमें ये पता है इंडिया की तरफ से, इसरो की तरफ से चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को लॉन्च किया जा चुका है पहले कुछ सालों में। अगर हम बात करें अभी की, चंद्रयान 3 के ऊपर काम अभी चल रहा है कि हम अगले आने वाले कुछ सालों में 2023 में 24 में चंद्रयान 3 को भेज देंगे मून तक। अगर इसको पढ़ना है हमें, इससे पहले हमें कम से कम ये पता हो कि चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 की क्या स्पेसिफिकेशंस थी। अगर मैं चंद्रयान 1 की बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ था आपका ऑर्बिटर मिशन। चंद्रयान 1 वाज ओनली द ऑर्बिटर मिशन जिसको हम लोगों ने सक्सेसफुली प्लेस किया था मून के ऑर्बिट में। मून के ऑर्बिट में मतलब कि मून के चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा। एक तो ये क्लैरिटी रखनी है। दूसरा, चंद्रयान 2 जो था दैट वाज अ लैंडर एंड रोवर मिशन। लैंडर रोवर मिशन का बेसिकली होता है मतलब कि जहाँ पर आपने कोई रोबोट बनाकर भेजा है जो कि अल्टीमेटली मून की सतह पर लैंड करेगा और वहाँ पर जो मून का एरिया है, मून की जो सरफेस है, उसको सही तरीके से स्टडी करेगा। लेकिन ये सिर्फ लैंडर मिशन नहीं था, ये ऑर्बिटर मिशन भी था। तो लैंडर प्लस ऑर्बिटर था ये कि एक तो हम लोगों ने मून के ऑर्बिट में इस पूरे सैटेलाइट को छोड़ना है, दूसरा मून के सरफेस पर हम लोगों ने लैंडिंग करवानी है एक रोवर की, एक रोबोट की। ऑर्बिट तो सक्सेसफुली प्लेस कर दिया गया था, बट जब हम यहाँ पर लैंडिंग करवा रहे थे चंद्रयान 2 की तो उस टाइम पर क्रैश हो गया था वो, इसीलिए वो सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया वहाँ पर। तो एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें आपने ध्यान रखना है कि चंद्रयान 3 भी एक लैंडर मिशन है जिसको हम बहुत सारी एरियाज पे लैंड करवा सकते थे, बट अब इसरो की तरफ से कुछ साइट्स आई हैं जिनको बेसिकली हम लोगों ने कंसिडर करना है कि ये किस जगह पर जाकर लैंडिंग करेगा। इसमें अगर हम बात करें तो देयर आर 2 पॉसिबल साइट्स, मैंजियस U एंड बोगुस्लावस्की M, जो कि मून के ऊपर एक क्रेटर्स हैं, गड्ढे हैं बेसिकली, और ये पड़ते हैं आपके साउथ पोल पर। मून का जैसे नॉर्थ पोल है, मून का ही साउथ पोल है। तो साउथ पोल वाले एरिया में हम लोग इसलिए लैंडिंग करवाना चाहते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो आइस के एविडेंस हैं, वाटर के एविडेंस हैं, वो ज़्यादा हमें मिल सकते सदर्न वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ पर सन की लाइट बहुत कम आती है। तो जो भी रीजंस रहते हैं किसी भी रॉक के चेंज होने के लिए कि सन का टेम्परेचर बहुत हाई है, प्रेशर बहुत हाई है, उन 2 चीज़ों की वजह से बहुत जो चट्टानें हैं अपना रूप चेंज कर जाती हैं। तो उसको ना होते हुए कि क्योंकि सन की लाइट यहाँ पर आती ही नहीं है, तो जैसी वो बहुत सालों पहले थी रॉक्स, वैसी ही अभी भी वो होंगी। तो मून का जो एवोल्यूशन है वो हमें हल्का सा पता लगेगा कि पहले मून की जो रॉक्स हैं वो कैसी थी और अब कैसी हैं। तो प्रिमिटिव स्टेजेस ऑफ रॉक्स ऑफ मून हम स्टडी करना चाहते हैं, इसीलिए वी वांट टू लैंड ऑन सदर्न पोल ऑफ मून, क्योंकि वहाँ पर सन की लाइट बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती, पहुँच नहीं पाती है वहाँ तक। तो एक तो ये ध्यान रखिए, चंद्रयान 1 पता लग गया हमें, चंद्रयान 2 पता लग गया हमें, इसरो की तरफ चंद्रयान 3 भेजा जाएगा और जो कहाँ पर लैंड करेगा इन दोनों साइट्स में के आसपास। तो ये पता होना चाहिए बेसिकली कि, और दूसरा इसमें ये पता हो हमें कि चंद्रयान 1 जो है वो गया था PSLV के ऊपर बैठकर। PSLV है आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक व्हीकल है जिसके ऊपर हम सैटेलाइट को रखते हैं और उसके बाद उसको मून तक पहुँचाते हैं। ये PSLV से गया था। चंद्रयान 2 जो है वो गया था GSLV Mk3, जिसके पास GSLV बेसिकली वो लॉन्च व्हीकल है जिसके पास बहुत ज़्यादा वेट को कैरी करने की कैपेसिटी है कि बहुत ज़्यादा भार लेकर वो जा सकता है और मून के ऊपर लैंडिंग भी कर सकता था। तो ये PSLV है, ये GSLV है, इसका वेट अराउंड 1300 kg था। इसका जो वेट है अराउंड 2.5 टाइम्स 3300 kgs था। ये पता हो। दोनों के ही जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो यही थे कि हम लोग मून का जो एवोल्यूशन है वो पता कर लें, क्योंकि देयर इज़ अ थ्योरी जो ये कहती है कि यूनिवर्स में हर एक चीज़ जो है वो सिंगल चीज़ से बनी है। तो जो जिस चीज़ से मून बना है उसी चीज़ से अर्थ भी बना है, उसी चीज़ से जुपिटर भी बना है। तो बेसिकली अगर हम लोगों ने मून को स्टडी कर लिया तो अर्थ का जो एवोल्यूशन है उसको भी हम स्टडी कर पाएंगे। तो यही सब पता लगाने के लिए कि मून पर पानी है या नहीं है, मून पर रिसोर्सेज कैसे हैं, क्या वहाँ पर लाइफ पॉसिबल भी है या नहीं है, तो वो सब चीज़ें जो हैं ये हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है सेम
ऑब्जेक्टिव चंद्रयान 1 का भी था, चंद्रयान 2 का भी था। और अगर हम चंद्रयान 2 के थ्रू लैंडिंग कर जाते मून के ऊपर तो वी वुड हैव बीन 4th कंट्री आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना। तो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जो है इंडिया वुड हैव बिकम 4th कंट्री, बट सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, इसीलिए हम लोग अभी उस लिस्ट में आए नहीं हैं। तो आपको चंद्रयान 1, 2, 3 इन तीनों के बारे में हल्का सा एवोल्यूशन पता हो कि किस तरीके से हम क्या करेंगे। चंद्रयान 3 जो होगा वो भी आपका जो LVM है, जैसे PSLV चंद्रयान 1 के लिए, GSLV चंद्रयान 2 के लिए, वैसे ही लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर से यहाँ पर रिलीज किया जाएगा। तो हल्का सा इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें आइडिया हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एमपॉक्स वायरस। WHO की तरफ से ये डेफिनेशन आई है कि अब से हम लोग जो मंकी पॉक्स डिजीज़ है उसको मंकी पॉक्स नहीं बोलेंगे, उसको हम आज से बोलेंगे एमपॉक्स। तो ये ध्यान रखेंगे, इट विल बी नोन एज एमपॉक्स डिजीज़। अगर हम एमपॉक्स डिजीज़ की बात करें तो सबसे पहले ये अफ्रीका वाले एरियाज़ में पाई गई थी, जिसमें अफ्रीका में है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इन 1970, जिसको हम जायरे भी कह देते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या जायरे वाले एरिया में ये देखने को मिली थी। अगर हम इस पूरी डिजीज़ की बात करें तो ये है आपकी एक वायरल डिजीज़ जो कि होती है एमपॉक्स वायरस से। अगर वह एमपॉक्स वायरस किसी भी एनिमल के अंदर है तो अगर उस एनिमल का कॉन्टैक्ट ह्यूमंस के साथ है तो वो डिजीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। इसी डिजीज़ को हम लोग कहते हैं जूनोटिक डिजीज़। जूनोटिक डिजीज़ मतलब फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस द डिजीज़ कैन बी ट्रांसफर्ड। वायरल डिजीज़ है, एमपॉक्स वायरस है। अब इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल नहीं है, बट जो वैक्सीन हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं दैट वैक्सीन वी यूज़ फॉर स्मॉल पॉक्स। जो ये स्मॉल पॉक्स डिजीज़ है उसमें जो वैक्सीन हम यूज़ करते हैं, बच्चों को लगाते हैं, सेम वैक्सीन हम मंकी पॉक्स के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। बट अभी भी हम इसकी जो पर्टिकुलर एक यूनिक वैक्सीन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इस साल के एंड तक या अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन के आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। तो आपको कम से कम ये पता हो कि मंकी पॉक्स वायरस जो है वो कब किस कंट्री में पहली बार आया था, इसके ये वायरल है, बैक्टीरियल है, पैरासिटिकल है, ये पता हो, जूनोटिक है या नहीं है। तो ये एनिमल टू ह्यूमन भी जा सकती है और साथ में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंटेजियस है और काफ़ी ज़्यादा इसमें जो चांसेस है ऑफ मोर्टेलिटी वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम इज़ बेसिकली रैशेज़। बहुत ज़्यादा जो रैशेज़ हैं ऐसे स्किन पर हो जाते हैं, तो काइंड ऑफ स्किन एलर्जीज़, स्किन रैशेज़ जिन लोगों को ऑलरेडी होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये डिज़ीज़ उनको ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। तो ये क्या डिज़ीज़ का नाम चेंज किया गया है, किसके द्वारा चेंज किया गया है, इसकी वैक्सीन कौन सी हम लगाते हैं, वायरल है, बैक्टीरियल है, और इसके ट्रीटमेंट्स और इसके सिम्टम्स ये अपने को पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे मारबर्ग वायरस। मारबर्ग वायरस भी न्यूज़ में था क्योंकि अभी इक्वाटोरियल गिनी, सेंट्रल अफ्रीका के एरियाज़ ने ये बताया है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं ऑफ मारबर्ग वायरस, और जिसकी वजह से अगर ये डिज़ीज़ 100 लोगों को होती है तो उसमें से 88 लोग जो हैं उनकी डेथ होने के चांसेस आर वेरी वेरी हाई। तो इसका मतलब मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें हाई है। इसमें भी हम बात सेम करेंगे कि सबसे पहले ये कहाँ देखा गया था। इन 1967 इट वॉज आइडेंटिफाइड इन आपके जर्मनी की मारबर्ग लेबोरेटरी और सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड। इन सब एरियाज़ में पहली बार ये वायरस जो है देखने को मिला था। उसके बाद से जो वायरस है वो अलग अलग एरियाज़ में डिफरेंट नेगेटिवली इम्पैक्ट पहुंचाता है लोगों को। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे, एरियाज़ पता हो, और दूसरा जो WHO है उसकी तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी की गई कि इट इज़ अ वेरी वेरी हाईली कंटेजियस डिजीज़। जैसे ये भी जूनोटिक डिजीज़ है, जूनोटिक का मतलब है कि ये भी ह्यूमंस टू एनिमल्स टू ह्यूमंस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी जो फ्रूट बैट है, जो फ्रूट बैट्स की स्पीशीज़ है, अगर वो इन्फेक्टेड है इस वायरस से, तो अगर वो उसके कांटेक्ट में ह्यूमंस आते हैं तो अल्टीमेटली ये जो वायरस है ये ह्यूमन से भी एंटर कर जाता है।
एक तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, जो ह्यूमंस हैं अगर वो भी किसी कॉन्टैक्ट में आते हैं किसी अदर ह्यूमन के, तो अल्टीमेटली ये भी ट्रांसफ़र आपकी डिजीज़ हो सकती है। तो सेम जो एमपॉक्स के लिए था, सेम ही चीज़ मार्बर्ग वायरस के लिए भी है। तो अभी जो ये वायरस है वो नया नया आया है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी उस एरिया के लोगों को नहीं है, इसलिए जो मोर्टेलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगेन वैक्सीन्स भी की जो अवेलेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें अभी हम लोगों ने नहीं देखी है। जैसे एमपॉक्स के लिए तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन हम लोगों ने लगा दी लोगों को, लेकिन इस वायरस के लिए वैक्सीन इज़ नॉट अवेलेबल। तो ये ध्यान रखेंगे। मार्बर्ग वायरस कहाँ पर हुआ है, सबसे पहले कहाँ पर आया था, जूनोटिक है, वायरल है, और साथ में इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं। ट्रीटमेंट्स तो अवेलेबल है ही नहीं, मोर्टेलिटी रेट वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एरो इंडिया 2023। अभी रिसेंटली ही बेंगलुरु वाले एरिया में 13 फरवरी को एरो इंडिया वीक, एरो इंडिया जो पूरा का पूरा एक 5 डे का इवेंट है, उसको इनॉग्रेट किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसकी थीम क्या है, इस साल की थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। कि देखो नाम से क्लियर है, एरो इंडिया 2023 है कि हम लोग बेसिकली किस तरीके से जो एयर स्पेस सेक्टर है हमारा, उसको हम कैसे और ग्रो करवा सकते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट्स बने, हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो फ्लाइट्स में ट्रैवल कर सके, अलग अलग जो वैरायटीज़ हैं डिफरेंट आपके अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की, ड्रोन्स की, फ्लाइट्स की, इन सब का जो एक नया इनोवेशन है वो हमें निकाल कर लेकर सामने आना है। तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर हम बात करें इसमें कि इस पूरे इवेंट में सबसे खास बात ये थी कि इंडिया ने अपनी तरफ से जो थीम बनाई है कि दैट रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, इसमें इंडिया में ही चीज़ें बनाई जाएंगी और वो वर्ल्ड के लिए बनाई जाएंगी। इट विल बी एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज एज वेल। तो ये ध्यान रखेंगे इसकी थीम ये कहाँ पर हो रहा है, बेंगलुरु कर्नाटका वाले एरिया में, और साथ में इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर दी वर्ल्ड, कि इंडिया के साथ साथ हम लोग बाकी और कंट्रीज़ की भी जो एयर स्पेस सेक्टर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर सके। तो इसमें हल्का सा बस ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ChatGPT पावर्ड व्हाट्सएप चैटबॉट। देखो बेसिकली क्या है, अभी काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में है ChatGPT। अगर हम ChatGPT की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट ChatGPT, तो बेसिकली क्या है, इसमें आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं तो उसका आंसर आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कुछ भी आप लिखो कि हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर रेजिग्नेशन, तो उसके जो कुछ फॉर्मेट्स हैं वो आपको सामने दिख जाते हैं। और कोई भी अगर आप इंग्लिश में बात करके बोलना चाहते हैं तो उसका रिप्लाई भी पीछे आगे से आ जाता है। तो ऐसे ही अगर हम चाहें कि ChatGPT के तर्ज पर ही हम लोग एक व्हाट्सएप के रिगार्डिंग चैटबॉट बनाना चाहते हैं, जहां पर वो लोग जो कि इंग्लिश नहीं बोल सकते वो अपनी लोकल लैंग्वेजेस में कुछ भी अगर वॉइस नोट को भेजते हैं तो आगे से जो इन्फॉर्मेशन उनको आती है वो उनको काफ़ी अच्छी जानकारी प्रदान कर सके। फॉर एग्जाम्पल कोई भी फार्मर है, उसको पता लगाना है कि हाउ सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम वर्क्स, कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का मकसद क्या है, इसके कैसे हम कार्ड्स बनवा सकते हैं, कितने साल में कार्ड बनवाना है। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है फार्मर्स के लिए वो वॉइस नोट भेजेगा व्हाट्सएप पर और आगे से उसको रिप्लाई मिल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या चाहते हैं कि जितने भी लोकल लैंग्वेजेस हैं उनके रिगार्डिंग चीज़ें हम लोग अभी से तैयार करनी शुरू कर दें। और इसके लिए तैयारी कौन कर रहा है, मेटी का डिपार्टमेंट है भाषिनी। भाषिनी इज़ बेसिकली भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। ये जो भाषिनी है ये इंडिया का खुद का एक AI इनेबल्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है कि कोई भी अगर आप इंग्लिश में कोई चीज़ बोलते हैं, आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना, हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर अदर लैंग्वेजेस एज वेल। तो इंडिया जो है भाषिनी के थ्रू ही एक व्हाट्सएप के अंदर एक चैटबॉट बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस में जो फार्मर्स हैं स्पेशली वो क्वेश्चन पूछ सकें, सो दैट जो डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो उनके भले के लिए सरकार ने चलाई हुई हैं उनके बारे में जानकारियाँ उन तक हम लोग पहुँचा सकें, ताकि चाहे वो सॉइल है, चाहे वो एनवायरनमेंट है, चाहे वो वाटर है, उन सब के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है उन तक हम लोग पहुँचा सकें।
तो ये सारी बातें जो है हमें ध्यान रखनी है। दूसरा, अगर हम इसमें बात करें कि जितने भी वो लोग जो कि इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं या फिर ऐसी लैंग्वेज जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो सरकार के पास नहीं हैं, या फिर वो जो लैंग्वेज है वो बहुत वेल डेवलप्ड नहीं है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग एरियाज़ में उसको अलग अलग नामों से हम जानते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड को, सेम लैंग्वेज के वर्ड को, तो उसके लिए भी इनिशिएटिव एक भाषा दान जो है वो शुरू किया गया है। भाषा दान एक बेसिकली इनिशिएटिव है जिसमें वो लोकल रेजिडेंट्स जो बेसिकली लैंग्वेजेस को और ज़्यादा एनरिच करना चाहते हैं कि जो डिफरेंट वर्ड्स हैं वो हम उनको पहुंचा दें। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा वर्ड है जो लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं बट वो बहुत ज़्यादा बोला नहीं जाता है, तो एक ही शब्द में अगर हम पूरी बात को समझा सकें तो वो जो शब्द है आपने भाषिणी प्रोजेक्ट के तहत सरकार को बता देना है ताकि उसको हम लोग अपने उस पूरे सॉफ्टवेयर में इनकलकेट कर लें। तो भाषा दान इज़ बेसिकली दैट इनिशिएटिव जहाँ पर हम लोग इंग्लिश ना बोले जाने वाले जो लोग हैं उनकी लैंग्वेजेस को और भी ज़्यादा एनरिच कर सकें। दूसरा, ये जो चैट जीपीटी के बेसिस पर व्हाट्सएप का चैटबॉट बनेगा, ये सारा का सारा आपका 12 लैंग्वेजेस में बातचीत कर सकेगा। फॉर एग्जांपल, इसमें इंग्लिश होगी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, उड़िया, आसामी, तो ये सभी लैंग्वेजेस जो हैं इन सभी में ही आपको रिप्लाईज मिल जाएंगे। और अगर कोई लैंग्वेज आप इसमें ऐड करवाना चाहते हैं तो उससे पहले वो उस लैंग्वेज का प्रॉपर जो एक डिक्शनरी है वो सरकार के पास अवेलेबल होनी चाहिए। उसी के लिए ही हम लोगों ने क्या शुरू किया है, भाषा दान इनिशिएटिव। तो ये ध्यान रखेंगे। तो व्हाट्सएप चैटबॉट क्या है, किसके लिए है, फार्मर्स के लिए है, किस तरीके से काम करेगा ये हम लोगों ने देख लिया। और भाषा दान क्या है, भाषिणी क्या है, इंडिया का लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है बेसिकली ये, तो उसको भी हम और एनरिच करने की कोशिश कर रहे हैं। भाषिणी की तर्ज पर ही हम लोग ये चैटबॉट बनाएंगे क्योंकि दैट इज़ बेसिकली सिंक्रोनाइज्ड ना, तो वो सब चीज़ें जो है हमें ध्यान में रखनी है। चलिए, और मिनिस्ट्री कौन सी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड रेडियो डे की। 13 फरवरी को हर साल हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड रेडियो डे, और इस साल की जो थीम है दैट इज़ रेडियो एंड पीस, कि डिफरेंट कम्युनिकेशन के मेथड से हम लोग किस तरीके से पीस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आपने ध्यान रखना है। अगर हम इसके बेसिक बैकग्राउंड की बात करें तो हम देख लेते हैं कि जो वर्ल्ड रेडियो डे है 2011 में यूनेस्को की तरफ से डिक्लेयर किया गया था, और 2012 में पहली बार इसको हम लोगों ने मनाया था ऑन 13 फेब। यूनेस्को के द्वारा ये प्रपोज किया गया था और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको सभी ने अप्रूव कर दिया था कि हाँ 13 फरवरी को हम आज से वर्ल्ड रेडियो डे मनाएंगे। और ये डेट ही क्यों चूज़ की गई, क्योंकि इसके ही दिन 13 फरवरी 1946 में यूनाइटेड नेशंस ने अपना खुद का जो UN रेडियो था उसको लॉन्च किया था। तो पहले UN का रेडियो था, उसके बाद अलग अलग शहरों के अलग अलग देशों के रेडियोज़ आने शुरू हुए। तो उसी सिग्निफिकेंस को ताज़ा रखते हुए हम लोग अभी भी 13 फेब को मनाते हैं वर्ल्ड रेडियो डे विद द थीम रेडियो एंड पीस। इस साल की थीम है, और कब से मना रहे हैं, 2012 से मना रहे हैं, और ये इंटरनेशनल रेडियो डे है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कोल की तरफ से 2 ऐप्स हैं, एक तो खनन प्रहरी ऐप और दूसरी है कोल माइन सर्वेलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। इन 2 ऐप्स को लॉन्च किया गया है, इनमें और मॉडिफिकेशंस की गई हैं। अगर मैं बात करूं इन दोनों की तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई है, तो आंसर वुड बी मिनिस्ट्री ऑफ कोल। ये जो मोबाइल ऐप है खनन प्रहरी जो है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको ये पता है कि उनके एरिया में बहुत ज़्यादा इलीगल माइनिंग हो रही है और उसकी जो जानकारी सरकार तक पहुंचानी है। तो उसमें बेसिकली क्या है, आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं सो दैट आप फोटोज़, वीडियोज़, टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन ये सब सरकार तक भेज सके ताकि इलीगल माइनिंग पर हम लोग रोक लगा सके। दूसरी जो ऐप है आपकी कोल माइन सर्वेलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये भी इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए बनाया गया है। ये पूरे सिस्टम पर आप जो फ़ोटोज़ हैं वो अपलोड कर सकते हैं। इसमें हम लोग ऑक्शन का भी जो एक तरीका है वो लॉन्च करते हैं ताकि कोई भी जो सरकार से कोई भी बहुत
करप्शन करने के बाद कोई भी टेंडर ना उठा ले जाए कि इस माइनिंग वाले एरिया में यहाँ पर मैं माइनिंग करूँगा। सिंपल क्या है कि यहाँ पर ई टेंडरिंग होगी। ई टेंडरिंग का मतलब है कि आपने ऑनलाइन ही अपने दस्तावेज जमा करवाने होंगे और तभी उसके हिसाब से जो सरकार है वो किसी एक पर्सन को माइन की अलॉटमेंट देगी कि हाँ आप यहाँ पर माइनिंग कर सकते हैं, ये लीगल है। तो ये सब करने का जो पूरा सिस्टम है दैट इज़ कोल माइन सर्वेलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम, कि कौन सी कोल माइन किसके पास है, कौन कितनी माइनिंग कर रहा है, और बेसिकली पूरा एक सैटेलाइट सिस्टम भी है इसमें कि कितना ज़्यादा हमने इनको परमिशन दी थी कि इतने मेट्रिक टन आपने कोल यहाँ से निकाल लेना है, कहाँ पर वो जा रहा है। तो वो सब जो चीज़ें हैं यहाँ पर हम इस सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे दोनों ऐप्स खनन प्रहरी है और दूसरी है आपकी कोल माइन सर्वेलेंस एंड आपका मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे निर्माण से शक्ति इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव है बेसिकली जो कि शुरू किया गया है ESIC से, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये कॉरपोरेशन है जो बेसिकली काम करती है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उन सब को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिलवाने का। फॉर एग्जांपल कोई भी एम्प्लॉई है या उसके कोई भी रिश्तेदार हैं, जो फैमिली है उसकी पूरी, उसको बढ़िया तरीके से हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें। जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो खर्चे हैं वो कम आए। इनको हम लोगों ने पहले मेडिकल अलाउंसेस के तौर पर डिफरेंट जो आपके लिए प्रिविलेजेस हैं वो दे रखे हैं। तो इसके लिए डिफरेंट हॉस्पिटल्स ही बनवाने होंगे हमें। तो ये जो स्कीम है इसके तहत ESIC क्या करना चाहता है, जितने भी हॉस्पिटल्स बनवाए गए हैं अभी तक उन सब में करेगा मॉडिफिकेशन और द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ध्यान रखेंगे। ESIC के द्वारा ESI स्कीम चलाई जाती है जिसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर उनके जो फैमिलीज़ हैं उनको हम फ्री में ट्रीटमेंट अवेलेबल करवाते हैं या मेडिकल अलाउंस हम उनको दे देते हैं। तो फ्री ट्रीटमेंट करवाने के लिए जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी ये लोग ही बनवाते हैं और जिसमें जो सारा का सारा खर्चा है वो सरकार देती है। और इसी के लिए जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको भी हम लोग बढ़ा रहे हैं सो दैट क्वालिटी ट्रीटमेंट कैन बी प्रोवाइडेड टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो ये इसका नाम क्या है, किसने इसको लॉन्च किया है, क्या इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव है और किन किन के लिए ये स्कीम जो है वो एप्लीकेबल है। सिर्फ उनके लिए जो कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत 1948 एक्ट के तहत वो जो कंपनीज़ हैं जो इसमें रजिस्टर्ड हैं या फिर जो अपना जो इन्होंने रजिस्टर करवा रखा है अपने आप को, उनके ही जो एम्प्लॉयज़ और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो ही इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे दियोदार मीटेओराइट। दियोदार मीटेओराइट अभी रिसेंटली गुजरात के एक एरिया में आया था जिसको हम कह रहे हैं कि हाँ दिस मीटेओराइट इज ऑब्राइट। ऑब्राइट बेसिकली क्या होते हैं, ये आपके एक कोर्स ग्रेन्ड इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक का मतलब होता है जो मैग्मा के डिपोजिशन से बनती है। जो मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो जो रॉक का फॉर्म लेता है उसको हम कहते हैं इग्नियस रॉक, जो बनती है आपकी ऑक्सीजन पुअर कंडीशंस में। ऐसे एरिया जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं है वहाँ पर आपको ये जो रॉक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी और इनमें ऐसे मिनरल्स हैं जो कि अर्थ पर कहीं भी नहीं मिलते। तो ये जो ऑब्राइट मीटेओराइट है ये रिसेंटली अभी गुजरात के ये जो दियोदार जगह है वहाँ पर आकर टकराया था ऑन 17 अगस्त 2022। इसके ऊपर रिसर्च अभी चल रही थी कि कैसा है कैसा नहीं है। तो अब साइंटिस्ट ने कंफर्म कर दिया है दैट यस इट इज़ एन ऑब्राइट मीटेओराइट। अगर हम मीटेओराइट की बात करें तो मीटेओराइट को जानने से पहले हम लोगों को ये पता हो कि व्हाट डू वी मीन बाय मीटेओरॉइड। मीटेओरॉइड हैं बेसिकली जैसे ये अर्थ है, अर्थ के इस साइड कोई भी जैसे मून है या कुछ भी है, मून के अलावा कोई भी रॉक इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है या फिर जस्ट एग्जिस्ट कर रही है। तो ये जो मीटेओरॉइड हैं ये बेसिकली स्पेस में रहते हैं। अगर बाय चांस किसी भी वजह से अर्थ की ग्रेविटेशन के अंदर ये आना शुरू हो जाए तो इनको हम कहते हैं मीटेओरॉइड। अगर ये अपना रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड, अर्थ के अराउंड, तो उनको हम मीटेओरॉइड नहीं बोलते। अगर ये स्पेशली अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से आकर्षित होकर अर्थ की तरफ आते हैं तो उनको मीटेओरॉइड बोलेंगे। अगर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद जल जाते हैं पूरी तरीके से बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, तब इनको हम कहते हैं मीटियोर, उल्कापिंड। और अगर ये पूरी तरीके से नहीं जलते हैं, कुछ रॉक जो है बच जाती है और वो धरती के सरफेस पर आकर टकरा जाती है, तब उसको हम लोग कहते हैं मीटियोराइट। तब उसको हम कहते हैं मीटियोराइट। तो मीटियोरॉइड स्पेस में है
और ये अगर अर्थ या किसी और स्टार या किसी सैटेलाइट के ग्रेविटेशन की वजह से उसके पास आने की कोशिश कर रहे हैं तो मीटियोरॉइड बन जाएगा। अगर सरफेस पे एंटर करने से पहले ही पूरा जल गया तो मीटियोर है। सरफेस पर अगर टकरा गया तो उसको हम लोगों ने बोला दैट इज़ अ मीटियोराइट। तो क्योंकि ये जो मीटियोराइट था दियोदार, ये सरफेस पर टकराया था आकर गुजरात वाले एरिया में, इसलिए इसको हम कहते हैं मीटियोराइट। और ये ऑब्राइट है। ऑब्राइट क्या होता है ये हम लोगों ने देख लिया, और इसका नाम जो है दियोदार वो पड़ा भी उसी जगह पर है जहाँ पर वो गिरा था। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे लिम्फेटिक फिलारियसिस, कॉम्बैटिंग फिलारियसिस, कि हमें इससे लड़ना है। इसको जानने से पहले हमें कम से कम ये पता हो कि व्हाट इज़ दिस डिजीज़। ये डिजीज़ जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को टारगेट दिया गया है कि आपने आगे आने वाले 2027 तक इस पूरी डिजीज़ को एलिमिनेट कर देना है। पूरे वर्ल्ड का टारगेट है 2030, बट हम लोग चाहते हैं कि हम इसको 2027 तक ही ख़त्म कर दें। तो आपको इसका टारगेट पता हो, ग्लोबल वाला भी और इंडिया वाला भी। और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ असेंबली ने, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन है उसको लॉन्च किया है। अब अगर हम देखें फिलारियसिस, ये जो डिजीज़ है वो होती कैसे है। देखो बेसिकली इसके फिलारियसिस इज अ पैरासिटिक इन्फेक्शन। कोई भी पैरासाइट, चाहे वो आपकी बॉडी के अंदर है चाहे बॉडी के बाहर है, सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो। अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी भी मॉस्किटो के अंदर एंटर कर जाते हैं और वो मॉस्किटो आपको बाइट कर लेता है, तो वो जो पैरासाइट है आपकी बॉडी में एंटर कर गया, आपको वो डिजीज़ हो गई। और आपके साथ साथ अगर आप इन्फेक्टेड हैं और अगर आप किसी और पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो भी जो डिजीज़ है वो कंटेजियस है और वो अदर ह्यूमन को भी हो सकती है। और ये डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपके जो बॉडी के नॉर्मल टिश्यूज़ हैं वो स्वेल होने शुरू हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिलारियसिस प्लस एलिफेंटियासिस, जिसमें जो आपके लिम्फ नोड्स हैं, जो हाथ हैं, जो पैर हैं, ये सब जो बहुत ज़्यादा स्वेल करने शुरू कर जाते हैं। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं फिलारियसिस। ये होता कैसे, पैरासाइट से होता है। पैरासाइट अगर किसी मॉस्किटो को कट करता है, बाइट करता है, तो मॉस्किटो आपको बाइट करता है तो आपकी बॉडी में पैरासाइट एंटर कर जाता है। और ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है इस केस में। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये डिजीज़ है, ये जो है आपके डिफरेंट पैरासाइट, काफ़ी सारे पैरासाइट से हो सकता है, बट ये जो फिलारियसिस है वो मेनली 90% केसेस होते हैं फ्रॉम वुचीरेरिया बेनक्रॉफ्टी। ये जो वर्म है, ये जो पैरासाइट है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% ट्रांसफर ऑफ डिजीजेस। तो ये ध्यान रखेंगे। सिम्टम्स हम लोगों ने देख ही लिए कि यस इट लीड्स टू एलिफेंटियासिस, जिसमें स्किन के जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्वेल करने शुरू कर जाते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, WHO की तरफ से वी रिकमेंड 3 ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें इसको हम कहते हैं IDA, 3 ड्रग ट्रीटमेंट। IDA में जो I है आपकी आइवरमेक्टिन है, D इज़ डाईइथाइल कार्बामेजीन साइट्रेट, और A है आपका एल्बेंडाजोल। ये जो 3 ड्रग्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं अगेंस्ट दिस फिलारियसिस डिजीज़। तो ये आपने ध्यान रखना है। IDA पेपर में क्वेश्चन आता है, IDA ड्रग इज गिवन फॉर विच काइंड ऑफ डिजीजेस। तो पता हो लिम्फेटिक फिलारियसिस की बात कर रहे हैं या फिर एलिफेंटियासिस की बात कर रहे हैं। कैसे होता है ये देख लिया हम लोगों ने, सिम्टम्स क्या है ये देख लिए, ट्रीटमेंट्स क्या है वो देख लिया, टारगेट क्या है ये भी देख लिया। 27 है, 30 नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया एनर्जी वीक। अभी रिसेंटली ही 6 to 8 फरवरी को हम लोगों ने मनाया है इंडिया एनर्जी वीक, जिसमें डिफरेंट जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए गए हैं, जिसमें खास करके सबसे पहली बातों में ध्यान रखनी है कि जो एनर्जी वीक है मनाया कहाँ गया है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन बेंगलुरु कर्नाटका। एरो इंडिया भी कर्नाटका बेंगलुरु में था, ये भी सेम बेंगलुरु में है। अगर हम इसकी बात करें तो इस इंडिया एनर्जी वीक में PM मोदी के द्वारा E20 फ्यूल को और इनॉग्रेट किया गया है एट 84 रिटेल आउटलेट्स ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। कि E20 फ्यूल बेसिकली है क्या, E20 का मतलब है इथेनॉल, इथेनॉल और 20 मतलब 20%। जो पेट्रोल है उसमें आपने 20% जो ब्लेंडिंग है वो इथेनॉल की करनी है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर 1 लीटर पेट्रोल है तो उसमें 80% जो है, 80 रेशो जो है वो पेट्रोल की है, 20% जो है उसमें इथेनॉल है।
इससे होगा क्या, जो आपका इंजन है वो काफ़ी अच्छा चलता है, बहुत ही ज़्यादा इसकी ऑक्टेन रेटिंग आती है कि बहुत ही कम फ्यूल में आप ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकते हैं, और साथ में एमिशंस भी कार्बन के कम होते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए भी ये कारगर साबित है। तो एक तो ये चीज़, तो डिफरेंट 84 आउटलेट्स पर इसको इनॉग्रेट किया गया है कि अब से उन एरियाज़ में, उन आउटलेट्स पर E20 फ्यूल भी अवेलेबल होगा। और इसके साथ ही हमें ये पता हो कि इंडिया का टारगेट क्या है। इंडिया का टारगेट ये है कि 2025 तक आते आते हम लोगों ने हर जगह पर कंप्लीट 20% इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है उसको अचीव कर लेना है। एक तो ये ध्यान रखेंगे, और दूसरा इसी के लिए ही डिफरेंट जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, इंडियन ऑयल है, HPCL है, ये अपनी अपनी इथेनॉल को बनाने के जो प्लांट्स हैं वो लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल तो हम लोगों ने इंपोर्ट करना है या फिर हमने एक्सट्रैक्ट करना है, इथेनॉल हम लोगों को बनाना पड़ता है। इथेनॉल हम लोग बनाते हैं 4 तरीक़ों से। 4 तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहला है इसमें 1G इथेनॉल, 2G इथेनॉल, 3G और 4G। G का मतलब है इसमें जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन। अगर मैं बात करूं इथेनॉल की, तो जिसको हम और भी क्या कहते हैं, बायोफ्यूल। बायो का मतलब होता है लिविंग, फ्यूल का मतलब होता है जो किसी भी चीज़ को ट्रिगर करता है, चलाता है किसी भी चीज़ को। अगर हम 1G की बात करें तो ये 1G इथेनॉल बायोफ्यूल वो है जिसको हम लोग बनाते हैं फ्रॉम एनी फूड क्रॉप। फॉर एग्जांपल शुगर केन का जो वेस्ट है उससे, राइस का जो वेस्ट है उससे हम इथेनॉल बना सकते हैं। जो 2G इथेनॉल है उसको हम बनाते हैं फ्रॉम नॉन फूड क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर प्लांट ही हम लोगों ने लगाया है कि इससे मैं इथेनॉल बनाऊंगा। अदरवाइज होता क्या है कि काफ़ी ज़्यादा राइस की जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि आपने यहाँ पर वो लेकर आना है फॉर मेकिंग द इथेनॉल। तो फूड क्रॉप्स को हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज इट कैन हैम्पर द फूड सिक्योरिटी ऑफ नेशन। 2G में नॉन फूड क्रॉप्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर मेकिंग द इथेनॉल। 3G में वी आर यूजिंग एल्गी टू प्रिपेयर इथेनॉल, मतलब बायोफ्यूल। और 4G में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं जहाँ पर हम लोग इथेनॉल को बनाएं भी गए, लेकिन इसको बनाने के टाइम पर जितने भी एमिशंस होते हैं उनको हम लोग कैप्चर भी कर लेंगे। तो कार्बन कैप्चर मतलब क्लाइमेट चेंज को सही तरीके से समझते हुए जो बायोफ्यूल हम बना रहे हैं उसको हम 4G बायोफ्यूल कहते हैं। इंडिया में अभी जनरली जो 1G बायोफ्यूल है वो ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है और बनाया जाता है। तो एक तो ये ध्यान रख लेंगे कि 1G, 2G, 3G, 4G बायोफ्यूल्स क्या है, इथेनॉल क्या है, E20 क्या है, इंडिया का टारगेट क्या है। इसके साथ ही इंडियन एनर्जी वीक में ग्रीन मोबिलिटी रैली जो है उसको भी फ्लैग ऑफ किया गया है, ये ध्यान रखेंगे, बाय HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी तरफ से ये जो पूरा का पूरा ग्रीन मोबिलिटी रैली है उसको ऑर्गेनाइज करवाया गया है। अगर हम इस रैली की बात करें तो इस रैली में सारे वो व्हीकल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है इन नेचर, फॉर एग्जांपल वो एमिशंस कॉज नहीं करते, जैसे E20, E85 इथेनॉल 20% या इथेनॉल 85%, कि 85% इथेनॉल है और 15% पेट्रोल है। फ्लेक्स फ्यूल है जिसमें आप पेट्रोल और कोई और जो इथेनॉल है उन दोनों को स्विच कर सकते हैं कि एक बार गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है, एक बार गाड़ी इथेनॉल पे चल रही है। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सबको बहुत ज़्यादा प्रदर्शित किया गया है कि इंडिया में अगर हम ये सब चीज़ें अपनाते हैं तो क्लाइमेट चेंज को रोकने में हम लोग अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो एक तो ये न्यूज़ में था। दूसरा, इसमें और इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं अनबॉटल्ड इनिशिएटिव। ये अनबॉटल्ड इनिशिएटिव है आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, जिसकी तहत ये लोग जितनी भी यूज्ड प्लास्टिक बॉटल्स हैं उनको यूज़ करके बनाते हैं डिफरेंट जैकेट्स, यूनिफॉर्म्स, क्लोथ्स वो बनाते हैं। तो नाम पता हो कि अनबॉटल्ड इनिशिएटिव है, किसका है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेक डिफरेंट यूनिफॉर्म्स फ्रॉम यूज्ड प्लास्टिक बॉटल्स। और इसके साथ साथ ही जो आपका ट्विन कुकटॉप मॉडल ऑफ इंडियन ऑयल है ये भी लॉन्च किया गया है, एक ऐसा कुकर जिसको आप लोग सोलर एनर्जी से भी चला सकते हैं और जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं कुकिंग वगैरह करने के उसके लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ ट्विन कुकटॉप मॉडल। तो ये ध्यान रखेंगे, ये है आपका इंडियन ऑयल का ही और ये भी आपका इंडियन ऑयल का ही है।
चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सरोजिनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली हम लोगों ने इनका बर्थडे मनाया है, तो दैट इज़ 13th of February, जहाँ पर हम लोगों ने बर्थ एनिवर्सरी मनाई है ऑफ सरोजिनी नायडू, जिसको हम लोग प्यार से भारतीय कोकिला के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इन्हीं के बर्थडे पर हम लोग नेशनल विमेंस डे भी मनाते हैं 13th of February। इंटरनेशनल विमेंस डे मनाते हैं हम 8th of March को, ये नेशनल वाला है, ये ध्यान रखेंगे। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है इन डिफरेंट इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल्स, डिफरेंट फ्रीडम मूवमेंट्स में, और जिसमें हम लोग देखते हैं कि इन्होंने जिनको केसरी हिंद की उपाधि भी दी गई थी जब इंडिया में प्लेग एपिडेमिक चल रहा था। 1900 से पहले के जो साल है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्लेग की डिजीज़ इंडिया में फैली थी। उस टाइम पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेवाएं जो हैं एज अ नर्स वहाँ पर प्रोवाइड करी थी, तो इसीलिए इनको हम कहते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जिसके लिए इन्हें केसरे हिंद की जो उपाधि है वो भी दी गई थी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं ऑफ 1925 सेशन, कानपुर सेशन 25 से लेकर 28 तक जो हैं ये ही रही थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये पहली इंडियन विमेन थी जो प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस की। इससे पहले जो फर्स्ट विमेन है, मतलब इंडियन भी इंटरनेशनल दोनों हम मिला के बात कर रहे हैं, तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एंड एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC। इसके अलावा इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बुक्स भी लिखी हैं, बहुत अच्छी ये कवित्री के नाम से जानी जाती थी, जिसमें इनकी जो फेमस एक पोएम है दैट इज़ इन दी बाजार्स ऑफ हैदराबाद, ये बहुत फेमस है, 1912 में इसको पब्लिश किया गया था। और अदर वर्क द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम एंड द ब्रोकन विंग। पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं कि दिस काइंड ऑफ वर्क इज़ प्रोड्यूस्ड बाय विच पर्सनैलिटी, तो पता हो, क्योंकि इनका हमने अभी रिसेंटली करंट में चीज़ें पढ़ी हैं, तो हमें पता है कि इन दी बाजार्स ऑफ हैदराबाद, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम एंड द ब्रोकन विंग आर द डिफरेंट वर्क्स ऑफ सरोजिनी नायडू। तो ये क्यों फेमस हैं, इनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम लोगों ने देखी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग। अभी पहली बार नहीं, तीसरी बार आसियान के मेंबर्स की डिजिटल मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, जिसकी थीम रही है इस बार की सिनर्जी टुवर्ड्स ए सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल बहुत से टेक्नोलॉजीज़ अब इंडिया में आ रही हैं, पूरे वर्ल्ड में आ रही हैं, जो कि एक तरीके से प्राइवेसी को भी हर्ट कर सकती हैं, बट उसके लिए हम डिफरेंट सॉल्यूशंस को ढूंढें ताकि प्राइवेसी भी हर्ट ना हो और साथ में जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सहायता भी मिले। तो इसके लिए ही जो डिफरेंट मीटिंग्स हैं वो हुई हैं अंडर द थीम सिनर्जी टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर, जो कि डिजिटल है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये हुई कहाँ पर ध्यान रखेंगे, फिलीपाइंस में। जगह का नाम भी आता है, थीम का नाम भी आता है। अगर हम आसियान की बात करें तो आसियान 1967 में बनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बैंकॉक में बनी थी, विच इज़ द बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी ये जानी जाती है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से मेंबर्स ने इसको बनाया था, तो देयर वर 5 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ आसियान, विच वाज इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर और थाईलैंड। आप इसको स्टिम्प के नाम से भी याद कर सकते हैं, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और आपका फिलीपाइंस। इसके बाद इसमें 5 नेशंस और जुड़े हैं, तो टोटल देयर आर 10 मेंबर्स ऑफ आसियान। आसियान इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट का मतलब है कि इंडिया के साइड वाला एरिया, जिसमें आपका म्यांमार वाला एरिया आ गया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, ब्रुनई, फिलीपाइंस, सिंगापुर और आपका इंडोनेशिया। तो टोटल ये आपके 10 नेशंस हैं जो कि बेसिकली आसियान के मेंबर्स हैं। इंडिया इज़ नॉट द मेंबर ऑफ आसियान, बट इंडिया हैज़ अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद आसियान कंट्रीज़। तो ये ध्यान रखेंगे, आसियान के साथ इंडिया का FTA भी है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी एग्जिस्ट करता है आसियान के साथ इंडिया का, दोनों में, गुड्स में भी और सर्विसेज में भी। तो ये ध्यान रखेंगे हल्का सा कि आसियान क्यों इंपॉर्टेंट है, डिजिटल मिनिस्टर्स मीट कहाँ पर हुई है, तो हल्का सा उसके साथ बेसिक बैकग्राउंड भी हम लोगों ने देख लिया। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज तरकश। रिसेंटली से तरकश कंडक्ट की गई है,
किन किन के बीच कनेक्ट की गई है? इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस, चेन्नई वाले एरिया में इसको कनेक्ट किया गया है। कहाँ पर, किसके बीच में, ये पता लगाना है हम लोगों ने। दूसरा, इसमें खास बात अब ये है कि पहली बार जिसमें केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर हैं, फॉर एग्जांपल किसी केमिकल का आपने यूज़ कर दिया, कि कोई बैक्टीरिया आपने किसी कंट्री में छोड़ दिया जिससे कि काफ़ी लोगों की डेथ हो गई, बायोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन, ये सब भी अब बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। तो इससे भी कंट्रीज को कैसे बचना है उसके लिए पहले ही हमें तैयार रहना होगा। तो इसके रिगार्डिंग डिफरेंट ड्रिल्स को कंडक्ट इसमें करवाया गया था जो कि चेन्नई में हुआ था। तो ये ध्यान रखेंगे, हल्का सा इम्पॉर्टेंट है। CBRN, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर, सारे के सारे वेपन्स जो हैं यूज़ हो सकते हैं अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। उन सब से बचने के लिए देयर शुड बी अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज तरकश। कहाँ पर हुई है, किसके बीच में हुई है, इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी, तो ये सब बातें जो है हमें ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्ड पाइपलाइन। रिसेंटली न्यूज़ में थी क्योंकि ये बोला जा रहा था कि ये जो पाइपलाइन है इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वॉर। अगर मैं नॉर्ड पाइपलाइन की बात करूं तो ये एक ऐसी पाइपलाइन है जो कि बाल्टिक सी से होती हुई गुजरती है, दिस इज दी बाल्टिक सी, और रशिया से लेकर जर्मनी तक नेचुरल गैस की जो ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ से कंडक्ट की जाती है कि रशिया ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस टू जर्मनी। इसके दो भाग हैं, नॉर्ड स्ट्रीम 1 है जो ग्रीन कलर में दिख रही है और डॉटेड कलर्स में है ये है नॉर्ड स्ट्रीम 2। अगर हम बात करें इसकी, एग्जाम में क्वेश्चन आता है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन फॉलोज थ्रू विच सी, तो आंसर इज बाल्टिक सी। नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम रशिया टू जर्मनी, ना कि जर्मनी टू रशिया, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा ये है आपकी जो 1 है दैट इज फ्रॉम वायबॉर्ग टू लुम्बिन जो कि जर्मनी में है, और दूसरी भी जो पाइपलाइन है आपकी उस्तलुगा, रशिया से लेकर ये जो आपकी लुम्बिन जगह है जर्मनी में वहाँ तक ये पाइपलाइन जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, साथ में बाल्टिक सी भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी ध्यान रख लेना कि कितनी कंट्रीज उसको टच करती हैं बिल्कुल पेरिफेरी पर। अगर हम बात करें नॉर्ड स्ट्रीम 1 की जो लेंथ है दैट इज़ 1224 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो वाली है ये अभी बन रही है, अभी पूरा इसके ऊपर काम नहीं चला है, तो इसीलिए इसकी जो लेंथ हम लोग अभी डिसाइड नहीं कर रहे हैं। तो 1 जो है आपकी 1224, ये ध्यान रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसरो के SSLV की। SSLV इज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जैसे हमें पता है कि एक PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और एक GSLV है। ये जो दोनों लॉन्च व्हीकल्स हैं इनको हम तैयार करते हैं लगातार 2.5-3 महीने तक, और तब जाकर हम लोग इनको यूज़ कर पाते हैं और डिफरेंट सैटेलाइट्स को इसमें लॉन्च करवा पाते हैं। लेकिन अगर हमें बहुत कुछ छोटे सैटेलाइट भेजनी हो जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा भार ना ज़रूरत हो, हमें इतने बड़े लॉन्च व्हीकल की ज़रूरत ही नहीं है, हमें चाहिए है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि हम लोग विद इन 72 आवर्स बना सकें, उसके ऊपर छोटे सैटेलाइट को रखें और उसको हम लोग लॉन्च करवा दें। तो सेम ही चीज़ हम करना चाहते हैं जिससे कि हमारी जो कॉस्ट है वो भी बचती है और जो हमारा फ्यूल है वो भी बच जाता है। तो ऐसे लॉन्च व्हीकल को इसरो की तरफ से पहली बार टेस्ट किया गया था बट वो फेल हो गया था। अब दोबारा जब सेकेंड बार टेस्ट किया गया है तो इट वॉज अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट, ये ध्यान रखेंगे। 1 अगस्त में 2022 में कंडक्ट किया गया था, उस टाइम पर फेल अटेम्प्ट था बट नाउ इट इज़ सक्सेसफुल। अगर मैं SSLV की बात करूँ तो ये आपका 3 स्टेजेस का एक लॉन्च व्हीकल है। अगर मैं PSLV की बात करूँ तो PSLV है आपका 4 स्टेज का, GSLV है आपका 3 स्टेज का। PSLV में सॉलिड लिक्विड ऐसे फ्यूल्स हम लोगों ने रख रखे हैं। GSLV में सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर आपका क्रायोजेनिक है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोगों ने बहुत ही कम टेम्परेचर पर स्टोर करके रखा हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेम इसी तरीके से जो आपका ये SSLV है ये 3 स्टेज है बट तीनों के तीनों स्टेज में सॉलिड फ्यूल ही हम लोगों ने यूज़ किया है, और इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर सैटेलाइट। 500 किलोग्राम की सैटेलाइट जो हैं उनको अगर हमें सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करवाना है तो उसके लिए वी कैन यूज़ SSLV, जिसको बनाने में बहुत टाइम हम लोगों को नहीं लगता। अभी इसकी सैटेलाइट लॉन्च हम लोगों ने करवाई है इससे, तो वो सैटेलाइट्स हैं आपकी 3,
एक है आपका EOS-07। EOS-07 है आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 7, जिसके नाम से क्लियर है कि हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं जो कि अर्थ को ऑब्जर्व करेगी। अर्थ पर कितना जो फॉरेस्ट एरिया है वो मेजर करना है, रिसोर्सेज कितने हैं वो मेजर करने हैं, ओशन का पानी कम हो रहा है कि बढ़ रहा है वो ऑब्जर्व करना है, तो एग्रीकल्चरल फील्ड ज़्यादा हो रहे हैं कि कम हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं EOS के द्वारा की जाएंगी, क्योंकि नाम ही इसका ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। दूसरी सैटेलाइट्स है इसकी जानूस-1 और दूसरी है इसकी आज़ादी-SAT-2। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो SSLV क्या है, लॉन्च किया गया है सक्सेसफुली या अनसक्सेसफुली, ये देखना है आप लोगों ने, और साथ में कितनी स्टेजेस हैं, कितना भार ये कैरी करके लेके जा सकती हैं और कहाँ तक की जा सकती हैं, ये अपने को हल्का सा आइडिया हो। और इसरो का सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट लॉन्च व्हीकल है, ये भी ध्यान रख लेना। अगर मैं बात करूँ सैटेलाइट जानूस-1 की, तो ये है आपकी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, जो कि ये दर्शाती है कि ये हम लोग भी टेक्नोलॉजी रखते हैं, कितनी छोटी सैटेलाइट भी हम लोग लॉन्च करवा सकते हैं। इसमें कोई खास पर्पस के लिए भेजी नहीं गई है, बस ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंट के तौर पे भेजी गई है, जो कि बनाई गई है US की कंपनी है एंटेरिस, और इंडियन पार्टनर है XD लिंक्स एंड अनंत टेक्नोलॉजीज। अगर आप नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस पता हो कि हाँ इंडिया और USA का एक कोलैबोरेशन है, बस ये पता हो। दूसरा, अगर हम बात करें आज़ादी-SAT-2 की, तो ये एक क्यूब सैट है विच इज़ अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कम्युनिकेशन को आगे और इम्प्रूव करने के लिए काम करेगी ऑफ अ डिफरेंट एरिया। इसमें 8 kg का जो क्यूब सेट है वो है, और साथ में 75 डिफरेंट पेलोड्स को इसमें रखा गया है। और ये खास बात इसमें ये है कि जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम रूरल रीजन्स, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है इस पूरे पेलोड्स को बनाने में। तो अ काइंड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट कह लीजिए, या फिर स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट इन प्रिपेयरिंग डिफरेंट पेलोड्स, डिफरेंट सैटेलाइट्स, इसके तहत भी हम लोग इसमें बात करेंगे। तो आपको सैटेलाइट्स का नाम पता हो, EOS-07 है, ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये लॉन्च की गई है 1 साल के लिए, जिसमें जो 1 साल तक जो ये काम पूरा करेगी, तो दैट इज़ अ लिथियम बैटरी जिसको हम लोगों ने इसमें लगाया है, जो कि 1 साल तक इसको अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करवाती रहेगी। जो जानूस-1 है, इंडिया USA कोलैबोरेशन है, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, और आज़ादी-SAT है आपका, जिसमें कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट पेलोड्स 75 हैं, और वो डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से आए हैं, स्पेशली फ्रॉम द गर्ल स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रूरल एरियाज। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार लिथियम को डिस्कवर किया गया है बाय GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में कौन से एरिया में है, दैट इज सलल हैमाना एरिया। इंडिया में क्या पहली बार रिजर्व्स मिले हैं? तो आंसर इज नो। इससे पहले इंडिया में कर्नाटका वाला जो एरिया है, वो मांड्या डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर लिथियम रिजर्व्स। इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहेंगे और कर भी रहे हैं, बट ये नहीं है कि पहली बार इंडिया में जम्मू कश्मीर में ही लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट में पहली बार मिले हैं वो अलग बात है, बट कर्नाटका का मांड्या डिस्ट्रिक्ट, आपका राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश वाला एरिया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात का रन ऑफ कच्छ, इन सभी एरियाज़ में आपको लिथियम के रिजर्व देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड में जो ABC ट्रायंगल है, चिले, अर्जेंटीना और बोलीविया, ABC ट्रायंगल बोलते हैं इसे हम लोग, चिले, अर्जेंटीना और बोलीविया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो लिथियम के रिजर्व्स हैं वो देखने को मिलते हैं, और पूरे वर्ल्ड के 60 to 70% के जो रिजर्व्स हैं वो आपको यहाँ पर इस एरिया में देखने को मिल जाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे। और साथ में इसके साथ में जो आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वो भी काफ़ी फेमस है, यही जो तीनों कंट्रीज इसी में है, प्लस ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑल्सो वेरी रिच इन लिथियम रिजर्व्स। इंडिया भी अब है क्योंकि कर्नाटका में हो गए हैं, उड़ीसा में है, गुजरात रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में है, जम्मू कश्मीर में नए नए मिले हैं। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम को हम लोग वाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज हम लोग लेकर आ रहे हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट्स हम लोग बना रहे हैं, उन सब को यूज़ करने के लिए वी नीड बैटरीज, और बैटरीज में डलता है लिथियम।
तो अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं तो बैटरीज लिथियम से बनती हैं, हम लोग डिफरेंट कंप्यूटर्स बनाते हैं तो उसमें कंपोनेंट्स लिथियम के डलते हैं। तो इन सभी चीज़ों की वजह से, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा लिथियम के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट इज़ वाई वी कॉल इट वाइट गोल्ड। इसको हम डिफरेंट तरीक़ों से स्टार्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे फॉर्म में अवेलेबल है। या तो ये पानी में है, या पानी को हम क्या करते हैं पूरा का पूरा इवेपोरेट करवा देते हैं, पीछे लिथियम मेटल बच जाता है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। या फिर हम लोग इसको हम निकाल सकते हैं फ्रॉम हार्ड रॉक एक्सट्रैक्शन ऑफ दी ओर, कि ये पूरी की पूरी रॉक है, इसमें से आपको लिथियम मेटल जो है वो निकालनी है। इसके साथ साथ तो दो तरीके हो गए, एक तो रॉक में से निकालना, दूसरा अगर पानी वाले एरिया में अवेलेबल है तो पानी को हम इवेपोरेट करवा देते हैं, पीछे लिथियम मेटल रह जाता है। दूसरा, लिथियम यूज़ कहाँ होता है? लिथियम का यूसेज हम लोगों ने देख लिया, कंप्यूटर्स हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, बैटरीज हो गई, और ये यूज़ होता है मेकिंग डिफरेंट अलॉयज़। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मैग्नीशियम में लिथियम को ऐड कर दिया तो जो भी आपकी आर्मर प्लेटिंग है, जो भी आप डिफेंस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, उसको आप बड़े तरीके से बना सकते हैं, लाइट वेट बनेगी वो। अगर आपने एल्यूमिनियम में लिथियम को मिला दिया तो उसको हम लोग एयरक्राफ्ट्स में, बाईसाइकिल के डिफरेंट कंपोनेंट्स में, हाई स्पीड ट्रेन्स में इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या लिथियम इकलौता यूज़ होता है या फिर किसी के साथ यूज़ होता है? तो दोनों चीज़ें हैं। लिथियम की बैटरीज खुद से अलग से बनती हैं, बट लिथियम के साथ मैग्नीशियम, लिथियम के साथ आपका एल्यूमिनियम, इसको अगर हम मिलाते हैं, अलॉयज़ बनाते हैं, तो अल्टीमेटली डिफरेंट जगहों पर भी इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो लिथियम इंडिया में कहाँ है, पूरे वर्ल्ड में कहाँ है, लिथियम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इसकी बेसिक सिग्निफिकेंस अपने को पता हो। और अभी रिसेंटली कहाँ मिला है? जम्मू कश्मीर के सलाल हैमाना डिस्ट्रिक्ट में। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रैमी अवार्ड्स की। ग्रैमी अवार्ड 2023 अभी रिसेंटली जो ग्रैमी अवार्ड बेसिकली होते क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। दे आर प्रेजेंटेड एनुअली इन दी यूएस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आंसर इज नारेस, नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज। इसके द्वारा हर साल 1959 से ही ये जो एनुअल इवेंट है ये करवाया जा रहा है, जिसमें वो सिंगर्स, वो कंपोजर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक की फील्ड में एक्टिव हैं, उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे हल्का सा एक तो कि ग्रैमी अवार्ड्स कब शुरू किए गए थे, कौन इसको प्रोवाइड करता है और कहाँ पर इनको हम लोग प्रोवाइड करते हैं, मतलब किस एरिया में यह फंक्शन जो है वो होता है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडियन जो कंपोज़र हैं रिकी केज, इनको तीसरी बार बेस्ट जो कंपोज़र है उनसे नवाजा गया है। दैट इज़ हिज थर्ड अवार्ड। अगर हम बात करें कि किस एल्बम के लिए इनको मिला है, तो इनकी एल्बम है बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम, जिसका नाम है डिवाइन टाइड्स। कि डिवाइन टाइड्स एल्बम का नाम है। नाम क्या है जिनको मिला है? रिकी केज है, ही इज़ अ इंडियन कंपोज़र, और ये पहले इंसान हैं इंडिया के जिनको 3 बार ग्रैमी अवार्ड से नवाजित किया गया है। और पहली बार जब इनको मिला था तो इनको बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी के अंदर मिला था, जिसका नाम था विंड्स ऑफ संसार, और डिवाइन टाइड्स 2022 वाला। तो न्यू एज एल्बम कैटेगरी में भी इसी जो आपकी एल्बम है उसको अवार्ड मिला है, ग्रैमी अवार्ड, और इस बार भी इनको बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम के अंदर ये जो एल्बम है इसको नवाजा गया है, डिवाइन टाइड्स को। तो आपको नाम पता हो, आपको एल्बम्स के नाम पता हो, कितनी बार मिला है ग्रैमी अवार्ड ये पता हो, ग्रैमी अवार्ड क्या होता है, कहाँ मिलता है, कितने साल में एक बार मिलता है, या फिर इसको कौन प्रोवाइड करता है, ये सब जो चीज़ें हैं अपने को हल्का सा पता हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे नमस्ते स्कीम। ये स्कीम न्यूज़ में थी क्योंकि अभी रिसेंटली बजट में 100 करोड़ रुपए जो है इस स्कीम को दिए गए हैं। ये स्कीम है आपकी नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये बेसिकली स्कीम के तहत हम क्या चाहते हैं कि जितनी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग है वो ख़त्म कर दी जाए, कि जितने भी आपके ये सारे के सारे पॉट होल्स होते हैं, इनमें जो भी ये सीयर्स हैं, जो सेप्टिक टैंक्स हैं, उसमें कोई भी जो ह्यूमंस है वो एंट्री ना करे। उसको साफ़ करने के लिए, उसको साफ़ अगर हमें करना है तो विल डू इट थ्रू मशीन्स। तो पूरी की पूरी मैकेनाइजेशन हम लोगों को करनी है अंडर दिस स्कीम, ताकि किसी भी इंडिविजुअल की डेथ ना हो कि अगर वो सेप्टिक टैंक में गया है टू क्लीन। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये स्कीम का नाम पता हो। ये स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसमें सारे के सारे जो पैसे हैं वो देती है सेंटर गवर्नमेंट।
2022 में लॉन्च की गई थी। और मिनिस्ट्रीज़ हैं इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, क्योंकि शहरों वाले एरिया में सेप्टिक टैंक्स को सफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। और मॉसजे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये जो दोनों मिनिस्ट्रीज़ हैं, दीज आर हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। तो नमस्ते स्कीम की फुल फॉर्म पता हो, ये कब लॉन्च की गई, 2022 में लॉन्च की गई थी। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, तो मतलब सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कौन कौन सी 2 मिनिस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये पता हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेशन दोस्त की। इंडिया की तरफ से ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है टर्की में, जो काफ़ी ज़्यादा मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, 7.8 मैग्नीट्यूड का। उसको देखते हुए काफ़ी जो डेथ्स वहाँ पर हुई है, काफ़ी जो प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, लाइफ्स का लॉस हुआ है, उसको दोबारा से किसी हद तक कम करने के लिए इंडिया की तरफ से जो सामग्री है, इंडिया की तरफ से जो हेल्प है वो दी गई है टू टर्की एंड सीरिया वाला एरिया। उसका नाम हम लोगों ने रखा है ऑपरेशन दोस्त, ये पता हो हमें। और साथ में एक हॉस्पिटल भी इंडिया की तरफ से यहाँ पर बनवाया गया है इन हैते प्रोविंस ऑफ टर्की। तो इस मुसीबत की घड़ी में जो इंडिया है वो टर्की का दोस्त बनकर उसके साथ खड़ा है, तो इसीलिए इसका नाम रखा है ऑपरेशन दोस्त। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अमृत सरोवर मिशन। रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि अभी 50,000 जो अमृत सरोवर बनाने का जो टारगेट था वो हम लोगों ने अचीव करना है 15 अगस्त 2023 तक, और जिसके लिए 60% टारगेट जो है हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एन अचीवमेंट कि हाँ हम लोगों ने इस स्कीम के ऊपर काम किया है। अगर हम इस स्कीम की बात करें तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था अप्रैल 24, 2022 में, जिसमें ये बोला गया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम जो 75 सरोवर हैं उसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे, या जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनको हम रिजुवनेट करेंगे। तो उसका पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में 75 जो है नंबर रखा गया था अंडर दी आज़ादी का अमृत महोत्सव, कि हम इंडिया के आज़ाद होने के 75 ईयर्स मना रहे हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट में 75 जो सरोवर्स हैं उनको हमें या तो बनाना है या फिर उसको हम लोगों को क्लीन करना है, रिजुवनेट करना है। टारगेट हम लोगों को पता है 50,000 अमृत सरोवर बनाने हैं 15 अगस्त 2023 तक। अगर इसमें मिनिस्ट्रीज़ की बात करें कि कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, तो टोटल देयर आर 6 मिनिस्ट्रीज़। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या ये मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है अमृत सरोवर मिशन के लिए, तो आपको पता हो कौन कौन सी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, कल्चर, पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये जो 6 आपकी मिनिस्ट्रीज़ हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके साथ साथ क्या हम और भी चीज़ें कर रहे हैं। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, ये दैट इज़ द 6th मिनिस्ट्री। तो ये जो मिनिस्ट्री है वो क्या कर रही है, जो भी सॉइल एक्सकवेट हो रही है, जो भी सॉइल आप लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो मिट्टी जमा हो रही थी सरोवर्स के अंदर, उसको निकाल कर दे आर यूजिंग इट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। और साथ में जो डिफरेंट और कंपनीज़ हैं वो भी अपना जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तहत भी अपना जो रोल है इसके अंदर निभा रहे हैं ऑन कंस्ट्रक्शन एंड रिजुविनेशन ऑफ डिफरेंट सरोवर्स। तो आपको मिनिस्ट्रीज़ के नाम पता हो, आपको इसका टारगेट पता हो, आपको इसका जो अभी रिसेंट चल रहा है कि 60% टारगेट हैज़ ऑलरेडी बीन अचीव्ड वो पता हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज कांग्रेस, IMPAC, इसको हम लोग इम्पैक भी बोल सकते हैं। जैसे पूरे लैंड वाले एरिया में होते हैं नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वैसे ही समुद्रों वाले एरिया में होते हैं मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, MPAs। तो उसी के तहत ये जो 5th कांग्रेस है उसको हेल्ड किया गया था कनाडा में। अगर हम इस मीटिंग की बात करें, हाइलाइट्स की बात करें, तो उन्होंने बोला है कि बहुत ही ज़्यादा जो MPAs हैं वो बुरी कंडीशन में हैं और उनको ठीक करने के लिए जो फंड्स हम लोगों को चाहिए हैं वो 70% तक हमारे पास कम है। एक तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा इसमें हमें ध्यान रखना है कि बहुत ही ज़्यादा जो इकोसिस्टम मरीन वाले हैं वो अभी सही ढंग से मेंटेन्ड नहीं है। काफ़ी सारी जो स्पीशीज़ हैं वो यहाँ से गायब हो रही हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, सी लेवल चेंज हो रहा है, वार्मिंग बढ़ रही है वो ओशन की। तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं दे आर नॉट डूइंग देयर बेस्ट। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे।
दूसरा, अगर हम MPS की बात करें तो ये ओशन के वो वाले एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें मरीन स्पीशीज़ को बचाने के लिए एक एरिया अलग से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हुआ है। बट इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकते, कि यहाँ पर फिशिंग अलाउड नहीं है, जो टूरिज्म है वो अलाउड नहीं है। यहाँ पर चीज़ें अलाउड हैं बट थोड़ी सी रेगुलेटेड हैं, कि MPS आर दोज एरियाज़ जो फिशिंग को एक्सक्लूड नहीं करते कि और साथ में रिसर्च एक्टिविटीज़ भी नहीं एक्सक्लूड करते, बल्कि ये मल्टीपर्पज़ एरियाज़ हैं जहाँ पर हम जाएं, रिसर्च करें, टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए, ताकि जो भी मरीन स्पीशीज़ हैं उनको हम देख पाएँ कि हाँ इनको बचाना है हमें, इनका नंबर अगर कम हो रहा है तो वो क्यों कम हो रहा है। तो वो सब चीज़ें जो हम इसमें करना चाहते हैं, इसीलिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं हैं और इसी की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा जो रेगुलेशन है वो मेंटेन नहीं हो पाई है और पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कि ख़त्म हो गई और इनको बचाने के लिए, इनके लिए डिफरेंट स्कीम्स को चलाने के लिए जो फंडिंग है वो भी हमारे पास अवेलेबल अभी नहीं है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी सारे MPS हैं और टोटल इंडिया में देयर आर 31 MPS इन इंडिया, जो कि पूरे वर्ल्ड का अराउंड 4.01% है ऑफ ऑल द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। इसमें अगर हम बात करें तो टोटल वैसे तो इंडिया में 33 हैं और ये 33 है अंडर WPA एक्ट। WPA एक्ट इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके ही तहत हम लोगों ने नेशनल पार्क्स बनाए हैं, इसके तहत हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं, टाइगर रिजर्व्स बनाए हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स बनाए हैं और अब हम लोगों ने ये MPAs बनाए हैं। मतलब पहले से बनाए हुए थे। टोटल 5 आप लोगों ने ध्यान रखना है दैट दीज कम अंडर दिस एक्ट। ये आइडिया रहे हमें। दूसरा, इसमें क्या है, टोटल इंडिया में 33 हैं बट 31 हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंडिया का जो मरीन नेशनल पार्क है और जो मरीन सेंचुरी है गल्फ ऑफ कच्छ वाले एरिया में, उसको हम लोग एक ही मान लेते हैं, और जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है और भीतरकनिका सेंचुरी है उड़ीसा वाले एरिया में, उसको भी हम लोग एक ही मान लेते हैं। इसीलिए 33 नंबर्स में है बट एक्चुअली 31 एरियाज़ हैं। तो ये हमें हल्का सा क्लैरिटी होनी चाहिए कि टोटल 33 नंबर में है बट 31 हमारे एरियाज हैं। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो यू विल मार्क 31, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं गूगल्स बार्ड AI जनरेटिव चैटबॉट। अभी रिसेंटली जो ChatGPT हम लोगों ने पढ़ी कि इस पर आप कुछ भी क्वेश्चंस लिखे तो उसके आंसर्स आ जाते हैं, आप कुछ भी पूछे तो उसका आंसर आ जाता है। इसी तर्ज पर जो गूगल कंपनी है वो भी अपना जो बार्ड सिस्टम है वो इस साल के एंड तक लॉन्च कर देगी, ऐसा बोला गया है। अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें तो जो ChatGPT है वो इंफॉर्मेशन, इसका सोर्स इंफॉर्मेशन है डेटा फीड, कि जो भी हम लोग डेटा इसमें लिखा हुआ है उसी के तहत ही जवाब भी देता है। जो गूगल का बार्ड सिस्टम होगा उसके लिए सोर्स होगा इंफॉर्मेशन का इंटरनेट। ये अलग बात है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन कट ऑफ है, बार्ड में कोई भी इन्फॉर्मेशन कट ऑफ नहीं है, 2021 के बाद कोई इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दी जाएगी। ChatGPT में 2021 इज द लास्ट ईयर जिसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, एक्सेस सभी के लिए ये नहीं है बार्ड, बट ChatGPT इज फॉर एवरीवन, अनलिमिटेड एक्सेस इज प्रेजेंट। लिमिटेशंस अगेन कि बायसेस ऑफ डेटा की जो डेटा में लिखा हुआ है वही आप लोगों ने कुछ सर्च किया तो उसी के रिजल्ट्स आपको दिखे। सेम गोज फॉर बायसेस ऑफ इंटरनेट, कि इंटरनेट पर जो भी न्यूज़ बहुत चलती है वो आपको एज जो फीडबैक है वो मिल जाएगी। तो दोनों को बस आपको कंपेयर करना है कि दोनों का लैंग्वेज मॉडल, इसका लैम्डा है, इसका GPT-3 है। आपको बस नाम पता हो, एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो नाम के ऊपर ज़्यादा आता है, और ये पता हो कि हाँ जैसे ChatGPT OpenAI का है, ChatGPT इज द सॉफ्टवेयर ऑफ OpenAI, स्टार्टअप कंपनी है एक। जो बार्ड्स है वो है आपका गूगल का। क्या ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं ये आप लोगों ने देख लिया, और साथ में कि अगर आप कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे आप लिख कर पूछते हैं चाहे बोल कर पूछते हैं, तो उन सब के जो आंसर्स हैं आपको रिसेंटली मिल जाते हैं बहुत ही जल्दी, विद प्रॉपर लैंग्वेजेस, विद प्रॉपर सेंटेंसेस। तो ये आपको पता हो, कंपैरिजन भी इसमें आपको हल्का सा इसमें आइडिया हो। चलिए, और यहाँ पर हमारे ख़त्म होते हैं इस हफ्ते के करंट अफेयर्स। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो 16 फेब से लेकर 23 फेब तक के करंट अफेयर्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में कोई भी अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और हमें मैसेज कर सकते हैं। तो कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ पूछिएगा। थैंक यू सो मच।